एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका पल्स मेडिकल एंड नर्सिंग की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो आपके सामने है, एसिड बेस बैलेंस। दोस्तों, इस एसिड बेस बैलेंस को कंटिन्यू समझने के लिए आपको क्या करना होगा, कंटिन्यू विद माइंड हमारे साथ में जुड़ जाइए और साथ में क्या करना है, साथ में एक आपकी जो कॉपी है वो कॉपी को भी साथ में ले लीजिएगा। जो आपको नहीं आता है उसको साथ में ही राइट डाउन करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों, हमारे टॉपिक की ओर अग्रसर होते हैं। टॉपिक क्या रहेगा हमारा, एसिड बेस बैलेंस। क्या रहेगा, एसिड बेस बैलेंस। और इस एसिड बेस बैलेंस में हम बात कर रहे हैं कि क्या होता है, यानी यहाँ पर हम बात करें एसिड की, तो एसिड को हिंदी में बात करें तो ये क्या होता है, एसिड का मतलब क्या होता है, अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है। और बेस की मतलब बात करें तो यहाँ पर बेस का क्या होता है, हिंदी में क्षार होता है। क्या होता है दोस्तों, क्षार होता है। अब इसके बारे में बात करें, क्षार कितना है, एसिड कितना है, बेस कितना है, इसको हम आगे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका रेशियो, यानी एसिड और बेस, इसका रेशियो कितना होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एसिड, क्या देख रहे हैं, एसिड बेस रेशियो, एसिड और बेस का जो रेशियो है वो एसिड और बेस का रेशियो कितना होता है। क्लियर है, तो कितना होता है, एसिड और बेस के रेशियो की बात करते हैं हम, तो 1:20 आ जाता है। कितना आ जाता है भाई, 1:20 आ जाता है। यदि हम इसको अपोजिट कर दें, क्या अपोजिट कर दें, यहां पर हम बोले कि बेस और एसिड, बेस और एसिड का रेशियो कितना होगा, तो ये रेशियो आपका कितना हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी 20:1 हो जाएगा। क्लियर है गाइस, ये आपका नॉर्मल रेशियो होता है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका बेस होता है वो क्या कहलाता है, एसिड क्या कहलाता है। तो आपको बात है, आपको पता है जो एसिड होता है, क्या आपका जो एसिड होता है उस एसिड को हम क्या बोलते हैं, उस एसिड को कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पर आपका जो बेस होता है, क्या इस बेस को क्या बोलते हैं, इस बेस को बोलते हैं बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हो, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट इसको बोलते हो। क्लियर है गाइस। अब हमने देखा कि एसिड को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, बेस को हम बाइकार्बोनेट एसिड बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। अब इसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के बारे में देख लेते हैं, यानी इसको बोलते हैं H2CO3। इसका जो फॉर्मूला है उसको क्या बोलेंगे, H2CO3। और जो इसका फॉर्मूला है वो क्या कहलाएगा, HCO3। क्या कहलाएगा गाइस, HCO3 माइनस कहलाएगा। क्लियर है गाइस। अब हम देखते हैं, जैसे हम एसिड बेस बैलेंस पढ़ेंगे, एसिड बेस बैलेंस में हमें क्या देखने को मिलेगा, एसिड का लेवल यदि इंक्रीज होता है, क्या एसिड का लेवल इंक्रीज होता है तो हमारे पास क्या आएगा, H+ का लेवल बढ़ जाएगा। क्या होगा, H+ का लेवल बढ़ेगा। किसमें बढ़ेगा, एसिड में बढ़ेगा। यदि एसिडोसिस होता है तो H+ का लेवल बढ़ेगा। यदि आपका क्या होता है, बेस बढ़ता है, बेस का लेवल बढ़ता है तो H+ आयन घट जाएंगे। क्या होगा गाइस, H+ आयन आपके डिक्रीज हो जाएंगे। यानी यहाँ पर क्या कंडीशंस देखने को मिलेगी, एसिडोसिस। क्लियर है, यानी जब भी कार्बोनिक एसिड का लेवल इंक्रीज होगा, जब भी कार्बोनिक एसिड का लेवल इंक्रीज होगा तो कंडीशंस क्या देखने को मिलेगी, एसिडोसिस कंडीशंस देखने को मिलेगी। क्लियर। अब बात करते हैं, जब भी बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ेगा, बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ेगा तो क्या देखने को मिलेगा, एल्कलोसिस कंडीशंस देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी गाइस, एल्कलोसिस कंडीशंस देखने को मिलेगी। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। हाँ, इससे पहले हम की पीएच क्या होती है, पीएच के हिसाब से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं और हम चलते हैं आगे। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल। अब पीएच स्केल किस पे डिपेंड करता है, पीएच स्केल आपके हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है। किस पे गाइस, H+ आयन पर डिपेंड करता है। यानी पीएच स्केल में H+ आयन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, एक कंपोनेंट है। क्या बोल सकते हैं, अपने H+ आयन को इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बोल सकते हैं पीएच स्केल का। क्लियर है गाइस। अब हमने पीएच स्केल देख रहे हैं, इसमें पीएच स्केल जैसे कि मैं बनाने की कोशिश करता हूं, यहां से लेकर के यहां तक आपका पीएच स्केल मैंने यहाँ पर एंड कर दिया और यहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से,
यहाँ से आपका पीएच स्केल स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट होता है पीएच स्केल? 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है गाइस? 0 से आपका पीएच स्केल स्टार्ट होता है और 14 पे जाकर के एंड हो जाता है। कितने से? 14 पे जाकर के एंड हो जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एम्स दिल्ली में। क्या पूछा हुआ है कि आपका जो पीएच स्केल है कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर एंड होता है। क्लियर है गाइस? तो अब हम देखते हैं नॉर्मल कि जो आपका नॉर्मल ब्लड होता है, नॉर्मल जो ब्लड होता है उस ब्लड की पीएच कितनी होती है? नॉर्मली ब्लड की पीएच कितनी होती है? क्या नॉर्मली ब्लड की पीएच कितनी होती है? तो आपके ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.35 टू 7.45 आपके ब्लड की पीएच होती है। कितनी होती है? 7.35 टू 7.45 आपके ब्लड की पीएच होती है। और इसी पीएच को यदि हम यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं तो देखिएगा 14 और 0 से 14 तक हम बात करते हैं बीच में, तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका आंसर? 7 आता है। यहाँ पर क्या है? 7। और 7 पर कोई ही एक्सवाइजेड कोई चीज मान लीजिएगा, जितनी भी पीएच स्केल होती है वो सब की 7 पर क्या हो जाती है? न्यूट्रलाइज होती है। क्या होती है गाइस? न्यूट्रलाइज होती है। यानी 7 पर न्यूट्रलाइज कंडीशन है। यहाँ पर एसिड और बेस क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। यानी यहाँ 7 पे बात करते हैं तो ना तो एसिड होगा और ना ही बेस होगा, ना तो एसिड होगा ना ही बेस होगा। यदि इससे इधर की साइड जाते हैं, इससे इधर की साइड जाते हैं, किससे? 7 से इधर जाते हैं तो कंडीशन क्या देखोगे? कंडीशन हमें क्या देखने को मिलेगी? कंडीशन हमें एल्केलोसिस देखने को मिलेगी गाइस। एल्केलोसिस कंडीशंस देखने को मिलेगी। क्लियर? यदि हम इधर की साइड जाएंगे, देखिएगा एरो को देखिएगा, यदि हम इधर की साइड जाते हैं, बढ़ती हुई पीएच की साइड जाते हैं तो कंडीशन क्या आएगी? एल्केलोसिस आएगी। यदि हम घटती हुई की कंडीशन में जाते हैं, यानी इधर से इधर जाते हैं तो पीएच कैसी देखने को मिलेगी? एसिडोसिस पीएच देखने को मिलेगी। कैसी? एसिडोसिस पीएच देखने को मिलेगी। यानी 7 से हम बिलो जाते हैं, एसिडोसिस होता है, 7 से अबो जाते हैं, एल्कोलिसिस होता है। यदि बात करते हैं एल्कोलिसिस बढ़ता है, बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं तो एल्कोलिसिस बढ़ता है, घटते हुए क्रम में जाते हैं तो एसिडोसिस बढ़ता है। यानी बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में जाने पर एल्कोलिसिस बढ़ता है, लेकिन घटते हुए क्रम में जाने पर एसिडोसिस घटता नहीं है, एसिडोसिस बढ़ता है। क्लियर? अब हम यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं? यहाँ पर हमारा टॉपिक है कि नॉर्मल ब्लड पीएच कितनी होती है? 7.35 टू 7.45 होती है। तो यानी यहाँ पर 7 है तो लगभग बात करते हैं यहाँ पर आपका पीएच कितना हो सकता है? 7.35 मान लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 7.35 है और इस कंडीशन पे यहाँ जाकर के 7.45 है। यानी ये वाली पीएच है, कौन सी? ये वाली पीएच है आपकी। इतनी पीएच क्या कहलाएगी? ये आपकी ब्लड की पीएच है। कितनी है? ब्लड की पीएच है। अब यहाँ से क्या देखने को मिला? यहाँ से देखने को मिला जो आपका ब्लड होता है ये कैसा होता है? ये स्लाइटली कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। कैसा होता है? स्लाइटली एल्कलाइन होता है। क्या आपका ब्लड है उसकी पीएच स्लाइटली एल्कलाइन होती है, क्योंकि 7 से अबोव है तो स्लाइटली एल्कलाइन होगा। क्लियर? एक क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 8 आ जाता है। मान लीजिएगा अपना आगे चलते हैं तो 9 आ जाएगा, आगे चलते हैं तो 12 आ जाता है। इस तरह से बढ़ती हुई पीएच क्या कहलाएगी? एल्कलोसिस कहलाएगी। यदि हम घटती हुई की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आपका 6.75, या बात करें तो 6.25, या बात करें तो 6 एंड 5 एंड 2 मान लेते हैं, बंद होकर के एंड हो जाएगी। तो आपकी पीएच इधर की साइड जाने पर बढ़ती है, इधर साइड जाने इधर जाने पर यानी पीएच का घटना क्या कहलाता है? एसिडोसिस बढ़ता है। जबकि पीएच इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा? एल्कलोसिस बढ़ेगा। क्लियर? अब हमने देखा कि यदि यहाँ तक पीएच बढ़ रही है, स्लाइटली किसे बोल रहे हैं? यदि पीएच पहले बढ़ रही है, कम देखने को मिल रही है, कम इंक्रीज हुई है, 7 के आसपास है तो स्लाइटली मिल दिया। यानी यहाँ पर क्या बोलते थे हम? यहाँ पर लो पीएच है, यहाँ पर लो पीएच है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाती है आपकी हाई पीएच। कैसे रहती है? हाई पीएच, यहाँ पर लो पीएच। यानी यहाँ तक बात करते हैं 8 तक तो आपकी लो पीएच देखने को मिलती है, जैसे जैसे बढ़ते हैं तो हाई पीएच कंडीशंस देखने को मिलती है। क्लियर है गाइस? इसी तरह से यदि हम इधर देखते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर लो पीएच है, यहाँ तक की बात करते हैं तो हम लो पीएच होगी, बहुत पीएच घट जाएगी। इसके बाद में क्या होगी? यहाँ पर बात करते हैं तो
सीवियर लो पीएच हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सीवियर लो पीएच हो जाएगी। ये कंडीशंस देखने को मिलती है। यहाँ पर कम में, यहाँ पर और भी ज्यादा कम में, यहाँ पर है, देखिएगा यहाँ पर है लेकिन कितनी है, यहाँ पर देखिएगा स्लाइटली हाई है। हाई तो है लेकिन क्या है, स्लाइटली हाई है, ज्यादा हाई नहीं है, कम हाई है। ये कंडीशन को इस तरह से बोल दिया हमने। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि जैसे जैसे एसिडोसिस घट रहा है, हमने बोला कि H प्लस का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे जैसे एसिडोसिस घटता है, कंडीशंस क्या बोलते हैं हम, पीएच घटती है। क्या देखा कि एसिडोसिस बढ़ता है, पीएच घट रही है। इधर जाएंगे तो पीएच घटेगी, यानी इधर जा रहे हैं तो क्या होगा, आपकी पीएच घट रही है, पीएच घट रही है। और पीएच घटने पर क्या होता है, आपका एसिडोसिस इंक्रीज होता है। पीएच घटने पर एसिडोसिस इंक्रीज होगा। या बात करें तो पीएच बढ़ने पर, क्या पीएच इंक्रीज होने पर क्या होगा, आपका पीएच इंक्रीज होने पर एल्कलोसिस इंक्रीज होगा। क्लियर गाइस, पीएच जैसे जैसे इंक्रीज होगी एल्कलोसिस इंक्रीज होगा। दूसरी बात क्या देखते हैं हम, जैसे जैसे पीएच घटती है, जैसे जैसे पीएच घटती है एसिडोसिस बढ़ता है। और एसिडोसिस बढ़ने के साथ में आपका जो H प्लस आयन है, इस H प्लस आयन का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। क्या देखने को मिला कि पीएच घटती है, पीएच घटती है तो H प्लस आयन का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। क्लियर है। और यदि पीएच बढ़ती है, पीएच बढ़ती है तो H प्लस आयन का लेवल घटा हुआ देखने को मिलता है। क्या घटा हुआ देखने को मिलता है। यानी हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपकी पीएच है, यहाँ पर देखिएगा जो आपकी पीएच है, ये पीएच किसकी होती है, ये पीएच इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके, एसिड के, एसिडोसिस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी पीएच। या बोले हम तो जो पीएच है, ये पीएच आपकी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है H प्लस आयन के, यानी पीएच घटेगी तो H प्लस आयन बढ़ेंगे। क्लियर है गाइस, जैसे पीएच घट रही है H प्लस आयन बढ़ रहे हैं। या हम बोले आपका एसिडोसिस है, या हम बोले कि जो आपकी पीएच है, ये पीएच इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेशियम के, किसके गाइस, पोटेशियम के। यानी यहां पर हम बात करें कि जैसे जैसे एसिडोसिस बढ़ेगा, जैसे जैसे पीएच घटेगी, यानी इसका मतलब क्या है, पीएच बढ़ी, पीएच यहां पर देखिएगा घटते हुए क्रम में लिखते हैं, पीएच घटती है आपकी, पीएच घटती है तो क्या होगा, आपका पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा। पीएच घटती है तो क्या होगा, एसिडोसिस का लेवल बढ़ेगा। पीएच घटती है तो क्या होगा, आपका H प्लस आयन का लेवल बढ़ेगा। और सेम थिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये सब चीजें। अब हमने देखा कि जो आपका देखिएगा पीएच किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पोटेशियम के। तो जो आपका एसिड होता है, क्या एसिडोसिस होता है, ये एसिडोसिस क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेशियम के। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेशियम के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है आपका एसिडोसिस। क्लियर है गाइस। अब यहां पर हम बात करते हैं इधर, तो क्या हो जाता है, सेम थिंग ये कंडीशन आपके सब में अप्लाई होगी, ये कंडीशन आपके सब में अप्लाई होगी। अब इधर बात करते हैं तो जो आपका एल्कलोसिस होता है, क्या एल्कलोसिस होता है, ये एल्कलोसिस किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, पीएच के। क्या जैसे जैसे एल्कलोसिस बढ़ेगा पीएच भी बढ़ेगी। क्लियर है गाइस, जैसे जैसे एल्कलोसिस बढ़ेगा पीएच भी बढ़ेगी। दूसरी बात करें तो यहाँ पर एल्कलोसिस है, ये एल्कलोसिस आपका क्या करता है, ये एल्कलोसिस डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेशियम के। यानी जब एल्कलोसिस बढ़ता है तो पोटेशियम का लेवल घटता है, एल्कलोसिस बढ़ता है तो पोटेशियम का लेवल घटता है। तो ये कंडीशंस देखने को मिलेगी। यानी हम इससे क्या कह सकते हैं, एसिडोसिस में, किसमें, एसिडोसिस में, एसिडोसिस में आपको हाइपर कैलेमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा गाइस, हाइपर कैलेमिया देखने को मिलेगा। और यदि यहां पर हम बात करें तो एल्कलोसिस में आपको क्या देखने को मिलेगा, एल्कलोसिस में आपको हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। क्लियर है गाइस। तो ये था हमारा पीएच स्केल। क्या था, पीएच स्केल है। इस पीएच स्केल में क्या क्या हो रहा है हमने ये देखा था। पीएच स्केल में सबसे पहले हमने बात की पीएच कहां पर न्यूट्रलाइज हो जाती है, तो आपके 7 पर न्यूट्रलाइज होती है। ना तो 7 पे एसिड होता है, ना ही 7 पे बेस होता है। 7 से कम की हो जाते हैं तो एसिडोसिस होता है, पीएच घटती है और H प्लस आयन का लेवल इंक्रीज होता है। 7 से अबव जाते हैं, अबव जाने पर क्या होता है, आपका एल्कलोसिस बढ़ता है, यानी पीएच बढ़ती है, एल्कलोसिस बढ़ता है और H प्लस आयन के लेवल
डिक्रीज होता है। इसके बारे में बाद में हमने ये बात की थी, ये आपके कंडीशंस देखने को मिलती है पीएच स्केल में। क्लियर है गाइस? अब हम देखते हैं आगे क्या देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी आपका जो यहाँ पर क्या है, एसिड बेस बैलेंस है। तो एसिड बेस बैलेंस को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाकर क्या देखते हैं, आगे बढ़ाने पर हम देखते हैं कि कौन कौन से एसिड बेस बैलेंस है। टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस, देखिएगा, एक होता है आपका रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस, और एक होता है आपका मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। एक होता है रेस्पिरेटरी और दूसरा होता है आपका मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। क्लियर है? एक होता है आपका मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, एक होता है आपका रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस। यहां पर ध्यान रखिएगा, रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस कब देखने को मिलता है और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस कब देखने को मिलता है। तो बात करते हैं रेस्पिरेटरी की। रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस में संबंधित किससे है? रेस्पिरेशन से। यानी कोई भी प्रॉब्लम किसमें आएगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी तो क्या देखने को मिलेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी तो हमें रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। यदि कोई मेटाबॉलिज्म से संबंधित प्रॉब्लम आई, देखिएगा यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पर रेस्पिरेशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस होगा। यदि मेटाबॉलिज्म से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आई, किससे? मेटाबॉलिज्म से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आई तो हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। क्लियर है? तो यहां पर देखते हैं रेस्पिरेशन से संबंधित रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस है। अब मान लीजिएगा एक पर्सन है, एक पर्सन की नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न कितना आता है? नॉर्मल ब्रीथ कितना लेता है? 1% है। उसकी रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है? कितनी होती है उसकी रेस्पिरेशन रेट? उसकी रेस्पिरेशन 12 to 20 होती है। 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। क्लियर? अब वो पेशेंट है, एक पर्सन नॉर्मल तो इसकी ये होती है, लेकिन उसको क्या हो गया? अस्थमा हो गया या कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने को मिली, अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया। सीओपीडी अस्थमा जैसी प्रॉब्लम देखने पर क्या हुआ कि वो सांस नहीं ले पा रहा प्रॉपर। अब प्रॉपर सांस नहीं ले पाता है यदि वो, तो क्या हो जाती है? उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। अब रेस्पिरेशन से संबंधित क्या प्रॉब्लम हो सकती है? 2 प्रॉब्लम हो सकती है। या तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, और ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से उसका रेस्पिरेशन पैटर्न गड़बड़ा गया। तो क्या हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या तो वो क्या कर रहा है? हाई यानी ज्यादा अमाउंट में सांस ले रहा है, या तो वो ज्यादा अमाउंट में हाई रेस्पिरेशन रेट देखने को मिलती है, या बोले तो लो रेस्पिरेशन रेट देखने को मिलती है। क्लियर? या तो हाई रेस्पिरेशन रेट देखने को मिलेगी या लो रेस्पिरेशन रेट देखने को मिलेगी। तो इसके हिसाब से 2 कंडीशन आती है आपके पास, एक यदि हाई मिलती है, एक यदि लो मिलती है, तो 2 आता है। फर्स्ट बात करते हैं हम क्या, यहां पर हमने क्या देखा कि रेस्पिरेशन से संबंधित क्या प्रॉब्लम आई, यानी कि मान लीजिएगा ऑब्स्ट्रक्शन आया, कोई भी प्रॉब्लम आई, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन होने पर क्या कंडीशन आई। तो 2 तरह का होता है रेस्पिरेटरी। फर्स्ट बात करते हो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हम बात कर रहे हैं कि यदि कंडीशंस मान लीजिएगा यहां पर क्या रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम है। अब रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम बात करते हैं तो एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब डेवलप होता है? अब मान लीजिएगा यदि आपकी बॉडी है वो बॉडी नॉर्मली कर रही है, नॉर्मली सांसें ले रही है, यानी 12 to 20 वीक्स 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट आपकी रेस्पिरेशन चल रही है तो कंडीशन नॉर्मल होगी। यदि क्या हो जाता है आपके रेस्पिरेशन में क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। क्या हो जाता है गाइस? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो आपकी रेस्पिरेशन रेट गड़बड़ा जाती है। क्या गड़बड़ा जाती है? आप प्रॉपर सांस नहीं ले पाते हो। क्या नहीं ले पाते हो? ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, सांस नहीं ले पा रहे हो। ऑब्स्ट्रक्शन आने पर क्या होगा? सांस लेना कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट, आपकी रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज होगी तो बॉडी में क्या होगा? CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। और गाइस बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ेगा ना, क्योंकि क्या हो रहा है? पहले सांस ले रहे थे, नॉर्मल कंडीशन थी, CO2 बाहर निकल रही थी, O2 अंदर आ रही थी। अब क्या किया? ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से रेस्पिरेटरी रेट कम हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ? CO2 का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो गया और बॉडी में O2 का लेवल डिक्रीज हो गया। यानी यहाँ की वजह से देखिएगा इस कंडीशन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसकी वजह से क्या हो गया? CO2 का लेवल इंक्रीज हो गया।
जैसे कंडीशन ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, रेस्पिरेटरी रेट घटी, रेस्पिरेटरी रेट कम होने की वजह से बॉडी में CO2 का लेवल इंक्रीज हो गया। अब CO2 का लेवल इंक्रीज हुआ और बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, बॉडी में पहले से ही क्या प्रेजेंट रहता है, वाटर प्रेजेंट रहता है। अब ये वाटर ये CO2 के साथ में रिएक्शन करता है, क्या करता है, CO2 के साथ में वाटर रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, CO2 के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेता है, H2CO3 बना लेता है गाइस। क्या बना लेता है, H2CO3, यानी यहां से 2O2, 2 O2 के कण जाएंगे और एक O2 ही हो गया, CO3 हो जाएगा, H प्लस 2 है तो H2 हो जाएगा, HCO3 हो जाएगा। क्या कहलाएगा, कार्बोनिक एसिड। क्या है ये आपका कार्बोनिक एसिड है। और कार्बोनिक एसिड है यानी कार्बोनिक एसिड किस में देखने को मिलता है, एसिड में देखने को मिलता है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। अब गाइस यहां पर हमने बात की कि क्या हो रहा है, यहां पर CO2 का लेवल बढ़ रहा है, CO2 का लेवल तो बॉडी में बढ़ रहा है, यानी यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, यानी O2 का लेवल डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, O2 का लेवल डिक्रीज हो रहा है। और हमने बोला था कि जब भी क्या होता है, एसिडोसिस वाली कंडीशंस देखने को मिलती है तो उसमें क्या होता है, H+ का लेवल भी बढ़ता है, एसिडोसिस में H+ का लेवल भी बढ़ता है और एसिडोसिस में pH भी घटती है। एसिडोसिस में आपकी pH है ये डिक्रीज देखने को मिलती है। क्लियर है गाइस, तो हमने देखा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। जब भी रेस्पिरेशन का नाम आएगा आपको गैसेस पे चलना है, कौन सी गैसेस से, मोस्टली आपको CO2 पर चलना है। और जब भी आपका मेटाबॉलिज्म आएगा तो आपको किस पे चलना है, जब भी मेटाबॉलिज्म का नाम आएगा तो मेटाबॉलिज्म पर आपको किस पे चलना है, आपको HCO3 पर चलना है। क्या देखोगे गाइस, HCO3 देखोगे। तो यहां पर हमने बात किया था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ऑब्स्ट्रक्शन हुआ और कंडीशंस क्या डेवलप हुई, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन डेवलप हो गई। सेकंड टाइप का करें वो होता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्या, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में कंडीशंस क्या देखने को मिलेगी, यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आया था, यहां पर सांस ज्यादा लेना स्टार्ट कर देता है, यानी यहां पर मान लीजिएगा हाइपर वेंटिलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, हाइपर वेंटिलेशन कर रहा है। हाइपर वेंटिलेशन का बोले तो सांस जल्दी जल्दी ले रहा है, और जब भी सांस जल्दी जल्दी लेता है कोई भी पर्सन तो क्या होता है, अंदर CO2 का लेवल डिक्रीज हो जाता है, O2 का लेवल बढ़ता है। हम सांस क्यों ले रहे हैं, सांस इसलिए ले रहे हैं कि ताकि हमें O2 मिले और CO2 घटे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्यादा सांस ले रहे हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो जाएगा, CO2 का लेवल घट जाएगा। तो कंडीशंस क्या हुई, डिक्रीज CO2, बॉडी में CO2 घट जाएगी, यानी इंक्रीज O2, बॉडी में O2 का लेवल बढ़ जाएगा, CO2 का लेवल घट जाएगा। अब CO2 का लेवल घटा हुआ है तो CO2 का लेवल घटा हुआ होने की वजह से कंडीशंस क्या देखने को मिलेगी गाइस, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाएगा। क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस देखने को मिलेगा, एल्कलोसिस देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस वाली कंडीशंस देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर यदि हम इसी से संबंधित बात करते हैं तो CO2 का लेवल डिक्रीज हो रहा है, एल्कलोसिस है, pH बढ़ेगी, pH नहीं बढ़ेगी ना, अरे बोलो pH बढ़ेगी, pH बढ़ेगी तो कंडीशंस क्या देखने को मिलेगी, H+ आयन का लेवल घटेगा, H+ आयन का लेवल घटा हुआ देखने को मिलेगा। कंडीशंस क्या है, H+ का लेवल घटा हुआ है, pH का लेवल बढ़ा हुआ है, PCO2 का लेवल घटा हुआ है, O2 का लेवल बढ़ा हुआ है, हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है। क्या कंडीशंस लीड होगी, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कंडीशंस लीड होगी। क्लियर है भाई, समझ में आ गया ना, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, ये था आपका फर्स्ट टाइप रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस। क्या था, रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस था। अब हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिक इम्बैलेंस सेकंड नंबर पे, और मेटाबॉलिज्म से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेटाबॉलिक इम्बैलेंस कहलाता है। और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस में हम क्या देखते हैं, HCO3 का लेवल चेक करते हैं, किसका, HCO3 का लेवल चेक करते हैं, और यहाँ पर HCO3 इज इम्पोर्टेंट। क्लियर है गाइस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले इसमें फर्स्ट देखते हैं मेटाबॉलिक, किसकी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। किसकी बात कर रहे हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या देखने को मिला, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या देखने को मिलता है, या तो मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाए या मेटाबॉलिज्म कम हो जाए।
तो मान लीजिए यहाँ पर इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, आपका मेटाबॉलिज्म है वो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया। क्या देखने को मिला, आपका मेटाबॉलिज्म है वो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया, यानी आपने जितना भी खाया था वो खाया पिया उसका क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो गया। और जैसे ही मेटाबॉलिज्म ज्यादा हुआ तो मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन तो कम हो पाएगा। इंक्रीज बीएमआर बोले तो बीएमआर बढ़ जाएगी, इंक्रीज बीएमआर, अब बीएमआर बढ़ जाएगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, यानी एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं हो रहा, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो क्या होगा आपको डायरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। और यदि डायरिया होता है तो क्या होता है, आपका जो भी इंटेस्टाइनल कंटेंट था वो इंटेस्टाइनल कंटेंट लिक्विड के थ्रू बाहर निकल जाता है, स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता है। यानी इंटेस्टाइन से क्या होता है, प्रोडक्शन, एल्कलाइन का प्रोडक्शन होता है, बेस का प्रोडक्शन होता है, और वो बेस स्टूल के साथ में पास आउट हो जाता है। कंडीशंस क्या देखने को मिलती है आपको, कंडीशंस क्या देखने को मिलती है आपको, जैसे कि HCO3 का लेवल डिक्रीज हो जाता है बॉडी में, HCO3 का लेवल डिक्रीज होता है, तो कंडीशंस क्या देखने को मिलेगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी गाइस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। समझ में आ गया ना, अरे बोलो, देखिएगा मैंने क्या बोला था, मेटाबॉलिक इम्बेलेंस बोला था। मेटाबॉलिक इम्बेलेंस से मेटाबॉलिज्म से संबंधित प्रॉब्लम आती है, किससे संबंधित, मेटाबॉलिज्म से संबंधित प्रॉब्लम आती है। इसमें फर्स्ट क्या देखा था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसमें आपकी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपको डायरिया हो गया। डायरिया होते ही आपका पूरा इंटेस्टाइनल कंटेंट है वो बाहर निकल गया, और इंटेस्टाइनल कंटेंट में क्या था, आपका बेस था, क्षार था, वो बेस बाहर निकल गया। जैसे ही बेस बाहर निकला तो बेस की तुलना में आपका जो एसिड है, एसिड का लेवल बढ़ गया, अब बेस बिल्कुल कम हो गया। हालांकि में एसिड का लेवल बढ़ा नहीं, लेकिन एसिड का लेवल सेम है, लेकिन क्या हो गया, जैसे कि मान लो दो बात करते हैं, 2 ग्लास है, 2 ग्लास में एक में पानी, दोनों में पानी भरा है, एक गिलास को आधा कर देते हैं तो दूसरे गिलास में पानी अपने आप ज्यादा रहता है, इससे सेम कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी बेस एसिड का लेवल बढ़ता नहीं है, लेकिन क्या हो जाता है, आपका बेस का लेवल कम हो जाता है, इसकी वजह से एसिडोसिस कंडीशंस डेवलप हो जाती है। तो ये था आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब हम सेकंड बात करते हैं। सेकंड हमारा टाइप आता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्या आता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और इस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या हुआ, यहां पर बीएमआर बढ़ रही थी, यहां पर मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा था, यहां पर आपका मेटाबॉलिज्म घट गया। क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म घट गया। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, क्या 2 फ्रेंड्स थे और दोनों ही फ्रेंड्स कहां पर गए, किसी दोस्त की शादी में गए, और शादी में जाने पर क्या हुआ, जैसे ही खाने का टाइम आया तो दोनों ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन खाना इतना खाया कि एक्सेसिव खा लिया। यानी आपकी नॉर्मली आदत होती है क्या, कि शादी में जाने पर बैग साथ में लेकर के जाते हैं, और यदि बैग लेकर के नहीं गए तो वो क्या करते हैं, अपना जो नेचुरल बैग है उस नेचुरल बैग में पूरे के पूरा फ्लूइड को डालने की कोशिश करते हैं। यानी वो सोचते हैं कि क्या पता कल मिले या नहीं मिले, आज ही खाना खा लिया जाए, और इतना ज्यादा खाते हैं कि उसका क्या नहीं होता है, उसका डाइजेशन नहीं होता है, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, मेटाबॉलिक रेट घट जाती है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, तो वहां तो खा तो लेते हैं, लेकिन घर पे आकर के जैसे ही क्या करते हो, उसका पाचन नहीं होता, मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो वॉमिटिंग होती है। अब वॉमिटिंग होती है तो वॉमिटिंग में के साथ में क्या होता है, वॉमिटिंग में अपना जो आपका स्टोमक कंटेंट है, उस स्टोमक कंटेंट में क्या प्रेजेंट रहता है, एसिड प्रेजेंट रहता है, HCl प्रेजेंट रहता है, जो फूड का क्या करता है, डाइजेशन करता है, तो वो एसिड भी क्या हो जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है वॉमिटिंग के थ्रू। तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म रेट घट गई। मेटाबॉलिज्म रेट घटने की वजह से क्या हुआ, वॉमिटिंग हुई। अब यहाँ पर क्या देखने को मिला हमने कि वॉमिटिंग हुई, इसकी वजह से HCl बाहर निकल गया, यानी क्या हुआ, एसिड का लेवल कम हो गया। क्या देखने को मिला, एसिड का लेवल कम हो गया, और बेस का लेवल आपकी बॉडी में है ही है, तो बेस का लेवल ज्यादा बढ़ गया एसिड की तुलना में। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, HCO3 का लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है, HCO3 का लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है। किसके कंपेरिजन में, एसिड के कंपेरिजन में आपका HCO3 का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। और जब भी HCO3 का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं। तो ये कंडीशन थी आपकी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दोनों में ही कंडीशंस क्या है, ये रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस है, ये मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है, दोनों की बात की थी हमने, और ये दोनों के टाइप्स हो गए, इधर रेस्पिरेशन के टाइप है, इधर
किसके टाइप है, इधर मेटाबॉलिज्म से संबंधित टाइप है। अब यदि हम यहाँ पर बात करें किससे संबंधित, कोई क्वेश्चन उठा करके देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। कि क्वेश्चन क्या है, अस्थमा वाला पेशेंट है, अस्थमा वाला पेशेंट है, और अस्थमा वाले पेशेंट में आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं कि कौन सा इम्बैलेंस होगा। वही चारों ऑप्शन है अपने, रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस में एसिडोसिस और एल्कोलिसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस वाली कंडीशन है। तो आपको पता है अस्थमा हो या बोले तो सीओपीडी हो, या बोले तो सीओपीडी हो, दोनों में क्या देखने को मिलता है, जो आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। क्या होता है, आपके एयरवे होते हैं वो एयरवे कोलैप्स हो जाते हैं। एयरवे में क्या हो जाता है, म्यूकस का प्रोडक्शन होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। और जब भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, आप सांस नहीं ले पाते हो, प्रॉपर सांस नहीं ले पाते हो, प्रॉपर ब्रीदिंग कंडीशन ना हो पाती है। इसकी वजह से क्या होता है, CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है भाई, देखिएगा यहाँ पर इंक्रीज CO2 का लेवल बढ़ गया। अब CO2 का लेवल जैसे ही बढ़ता है बॉडी में, O2 का लेवल अपने आप कम हो जाता है। दूसरी हमने क्या बोली थी कि CO2 किससे कनेक्ट हो जाती है, आपके H2O से कनेक्ट हो जाती है, और किस कंडीशन को लीड करती है, आपकी रेस्पिरेटरी। यहाँ पर बात करते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, किस तरह से होता है, तो यहाँ पर आपका CO2 H2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। देखिएगा CO2 प्लस H2O बनता है, क्या बनता है, H2CO3 बनता है, और इसको बोलते हो आप कार्बोनिक एसिड बोलते हो। और जब भी एसिड का लेवल बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, एसिडोसिस होता है। क्या होता है, एसिडोसिस होता है। लेकिन यहाँ पर कौन सा होगा, एसिडोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, क्योंकि किसका लेवल बढ़ रहा है, CO2 का लेवल बढ़ रहा है। क्लियर है गाइस, किसका लेवल बढ़ रहा है, CO2 का लेवल इंक्रीज हो रहा है। ऐसे आपके केसेस पुटअप होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट किसी पेशेंट को फीवर हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी पेशेंट को फीवर हो रहा है, और आपको पता है कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन फीवर में क्या है, ये फीवर में बढ़ जाता है, कितना भी एक्सरसाइज कितना भी मान लीजिएगा, ये फीवर में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मान लीजिएगा 38 हो गया। और कंडीशंस क्या आती है, देखिएगा सुनिएगा, कंडीशंस यदि 1 डिग्री सेल्सियस, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कितना ब्रीथिंग पैटर्न बढ़ जाता है, तो हमारा ब्रीथिंग पैटर्न है 4 ब्रीथ पर मिनट इंक्रीज हो जाता है। क्या, रेस्पिरेशन गाइज इतना इंक्रीज हो जाता है। यानी कि यदि बॉडी में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो 4 ब्रीथ पर मिनट रेस्पिरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। यानी जैसे ही यानी फीवर हुआ, फीवर में कंडीशंस क्या देखने को मिली, रेस्पिरेशन बढ़ा हुआ देखने को मिला, और रेस्पिरेशन बढ़ता है तो कंडीशंस क्या डेवलप होती है, हाइपर वेंटिलेशन या हाइपर वेंटिलेशन वाली कंडीशन हो जाती है, या हाइपर रेस्पिरेशन वाली कंडीशन होती है। और जब भी हाइपर रेस्पिरेशन होता है, ज्यादा रेस्पिरेशन होता है, तो O2 का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, लेकिन CO2 का लेवल घट जाता है। क्या कंडीशन आई, CO2 का लेवल घट गया, O2 का लेवल बढ़ गया। और जब भी CO2 का लेवल घटता है तो क्या होता है गाइस, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस होता है। क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस होता है। तो ये इस तरह से आपके क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। हमने आपको एक क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। क्लियर है। अब हम यदि यहाँ पर लेते हैं क्या एग्जाम्पल, इस तरह से नहीं लेकर के आपसे दूसरे तरह से पूछता है एग्जाम में, किस तरह से देखिएगा। क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा कि यदि पीएच देखिएगा, यदि पीएच क्वेश्चन है इफ पीएच 7.15 है, यदि पीएच 7.15 है और PCO2 का लेवल बढ़ा हुआ है, कितना 85 है, PCO2 का लेवल 85 mmHg है। और बात करते हैं HCO3 के लेवल, HCO3 का लेवल कितना है आपका गाइस, HCO3 का लेवल 24 MEQ पर लीटर है। कितना, 24 MEQ पर लीटर है। तो कौन सा क्या देखने को मिलेगा, कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। क्या आपने देखा, पीएच देखते हैं हम, पीएच नॉर्मल कितनी होती है, 7.35 से 7.45 होती है, लेकिन यहाँ पर पीएच क्या हो रही है, घट रही है।
अब जब भी पीएच घटी हुई देखने को मिलती है, पीएच कम होती है, तो क्या होता है? एसिडोसिस होता है। क्या होता है गाइस? एसिडोसिस होता है। आगे देख लेते हैं, हमें एसिडोसिस का तो पता चल गया, अब पता नहीं है रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, लेकिन एसिडोसिस होगा। आगे देखा PCO2 का लेवल देखा, PCO2 का लेवल देखा, PCO2 बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? PCO2 बढ़ रहा है। लेकिन क्या पता अभी HCO3 का लेवल भी बढ़ा हो, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो HCO3 का लेवल चेक किया तो कितना आता है? नॉर्मल आता है। नॉर्मल HCO3 कितना होता है? नॉर्मल HCO3 होता है आपका, कितना होता है नॉर्मल? नॉर्मल होता है 22 to 27 MEQ पर लीटर, MEQ पर लीटर होता है गाइस। अब ये नॉर्मल है, तो हमने देखा कि PCO2 का लेवल बढ़ा हुआ है, और जब भी गैसेस से संबंधित बात होती है, हमारा क्या आंसर जाएगा? हमारा रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस जाएगा। क्या जाएगा? रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस जाएगा। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया ना गाइस। तो इस तरह से आपको क्या करना है? वन बाई वन क्वेश्चंस को पुटअप करना है और क्वेश्चंस का आंसर करना है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। एक हम बात करते हैं एवीजी की, किसकी? एवीजी क्राइटेरिया या एवीजी परफॉर्मा या एवीजी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो एवीजी में क्या क्या कंडीशंस देखने को मिलती है? एवीजी में आपका देखने को मिलता है, बात करते हैं, एक होता है आपका PCO2 लेवल, PCO2 लेवल, PO2 लेवल। PO2 का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, घटा हुआ देखने को मिलता है, और एक मिलता है आपका SO2 का लेवल कितना देखने को मिलता है, और एक होता है आपका पीएच। यानी पीएच में हमने बात की थी, पीएच नॉर्मल कितने होते हैं? 7.35 to 7.45 होती है गाइस। इसके बाद में हमने बात की SO2 और एक बात की PO2। PCO2 का लेवल कितना होता है? तो ये PCO2 होता है आपका 335 to 45, कितना? 35 to 45 mmOPHG आपका PCO2 का लेवल होता है। जबकि PO2 के लेवल की बात करते हैं तो ये PO2 होता है आपका 8200 mmOPHG। जबकि बात करते हैं आपके SO2 की, तो ये SO2 होता है आपका अबोव 95%, कितना है? अबोव 95%। गाइस देखिएगा यहाँ पर SO2 है, क्या है? SO2 है, और यहाँ पर PO2 है। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। SO2 हमेशा ज्यादा रहता है, कितना रहता है? 95 to 100 रहता है, और परसेंट में होता है। PO2 आपका 8200 हो सकता है, लेकिन ये mmOPHG में होगा। क्लियर है गाइस? तो ये आपका एवीजी रिपोर्ट देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ में। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास कंटिन्यू आता रहे, और क्लास को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।